ठीक है, तो हम लोग देखें प्रोटोजोआ। और ये प्रोटिस्टा का कौन वाला पार्ट है, मतलब पार्ट नंबर कितना है ये? हम लोग 4-5 हिस्से में डिवाइड किए थे ना प्रोटिस्टा को, किंगडम प्रोटिस्टा को। पहला क्या था प्रोटिस्टा का? पहला क्राइसोफाइटा। फिर इसके दो हिस्से थे, कौन कौन सा? डायटम एंड डेस्मिड। ठीक है, डायटम एंड डेस्मिड की खासियत क्या थी? ये थे फोटोसिंथेटिक, और इसलिए इन्हें जू प्लैंकटन में भी, मतलब प्लैंकटन में हम लोग कंसिडर करते हैं, है ना। उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट था, ये भी था फोटोसिंथेटिक, और ये भी प्लैंकटन में आता है। हालांकि प्लैंकटन में इसको कंसिडर कई बार नहीं करते हैं, बहुत सारे इसके जो मेंबर्स हैं वो होते हैं पॉइजनस, टॉक्सिक टू द एनिमल्स। उसका एक एग्जांपल था गुआनुलेक्स। उसका एक एग्जांपल था गुआनुलेक्स, है ना। और गुआनुलेक्स का क्या था कि वो रेड टाइड कॉज करता था, वो रेड टाइड कॉज करता था। और वो जब चलता है, आ जाता है वो सरफेस पे, सरफेस वाटर पे, है ना। तो रेड टाइड कॉज करता था, और पीछे उसके डेड फिशेस और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स चलते हैं। रीजन क्या है? वो झुंड में जब रहता है एज ए फूड उसे कंज्यूम कर लिया जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो मेरीन एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं। तो ये एक था। फिर हम लोग अगला देखें, क्राइसोफाइटा डायनोफ्लैजिलेट के बाद किसको लिए थे? यूग्लिनॉइड्स को। और इसकी खासियत क्या थी? ये तीनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकता था। ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक में, फिर ऑटोट्रॉफिक में तो फोटोसिंथेटिक है, उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता था। स्ट्रेंज। और ये क्लोरोफिल ए वैसा ही है जैसा कि प्लांट का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है। तो इसलिए यह माना जाता है कि इसका शायद एक हिस्सा बाइफरकेट करके प्लांट बना आगे जाके किंगडम प्लांटी। और ऐसे भी देखिएगा, किंगडम प्रोटिस्टा के बाद तीनों मल्टीसेलुलर, है ना, किंगडम शुरू हो जाते हैं। उधर फंजाई है, इधर प्लांट है, इधर एनिमल है। उसके बाद फिर देखिएगा, इसमें एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो सैप्रोफिटिक। और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका निशानी है? फंजाई का। तो ये माना जाता है, हो सकता है इसके कुछ जो मेंबर्स है वो सैप्रोफाइट यानी फंजाई की तरह कन्वर्ट हो गए। और ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है। इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि ये क्रिप करता है, जब चलता है मतलब मूव करने के लिए क्रिपिंग में मूवमेंट भी शो करता है, जस्ट लाइक एनिमल्स। एक ये था। और ये होलोजोइक यानी कि निगल जाता है। तो रास्ते में आने वाले, जब इसे किसी भी तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, तो अपने, है ना, मूवमेंट के दौरान अगर उसे कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया मिल जाता है, स्मॉल प्रोटोजोन्स मिल जाते हैं, उन्हें ये डिवोर कर जाता है, निगल जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज ए काइंड ऑफ, क्या कह सकते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो एनिमल टाइप हो गया। एनीवे, इसके बाद यूग्लिनॉइड के बाद स्लाइम मोल्ड्स। और स्लाइम मोल्ड की खासियत क्या थी? सैप्रोफाइट है, और ये स्पोर फॉर्मेशन करते ही करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के दौरान। और किसी भी तरीके से फंजाई का ये प्रॉपर्टी है, या चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, वो स्पोर फॉर्म करता ही करता है। कई तरह के स्पोर्स है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन प्रॉपर्टी फंजाई का है, इसलिए कई बार स्लाइम मोल्ड्स को ही हम लोग एंसेस्टर्स ऑफ फंजाई मान लेते हैं। नाउ वी कम डाउन टू द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की खासियत क्या है कि दे are classified on the basis of their locomotory structures. Point number 1, they are classified on the basis of their locomotory structures. और याद ही होगा आप लोग को, इसको फिर हम लोग बांटे थे कैसे कैसे?
फ्लैजिलाटा या फ्लैजिलेट, दूसरा हम लोग लिखे थे सिलिएट, एक और था सार्कोडाइन्स या सार्कोडाइना, था ना, सार्कोडाइना, और एक था स्पोरोजोअन्स। इनकी खासियत क्या थी? ये हैड या हैड क्यों, हैव होगा, प्रेजेंट टेंस, हैव स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन। इनमें लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो स्यूडोपोडिया है। फ्लैजिलाट, फ्लैजिलाटा या फ्लैजिलेट्स, इसमें होते हैं फ्लैजिला, हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। और सिलिएट में कहने की बात नहीं है, हैव सिलिया फॉर लोकोमोशन, और इसमें नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। प्रेजेंट, इनमें कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होते। तो ये एक से दूसरे में कैसे मूव करते हैं? या तो डायरेक्टली अपने होस्ट में एंटर करते हैं, है ना, होस्ट जिस सबस्ट्रेटम पे रहता है, जिस सरफेस पे रहता है, वही आता है ये वापस, और वहीं से फिर होस्ट में एंटर करता है। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा, इसे कोई वेक्टर का मदद चाहिए जो कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचाए ताकि इसका लाइफ साइकिल पूरा हो। ठीक है, तो या तो ये विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एंटर करेगा, या फिर विदाउट वेक्टर भी अपने होस्ट तक पहुंच सकता है। ठीक है, बैठिए। तो इस तरीके से हम इन्हें 4 हिस्से में डिवाइड करते हैं। यहां तक हो चुका था? नहीं, नोट कीजिए, तब तक हम स्याही भर लें। हो गया यहां तक? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, they may be free living or parasitic। तो ये कैसा न्यूट्रिशन हो जाएगा? हेटेरोट्रॉफिक। इनका न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा? हेटेरोट्रॉफिक, प्रोटोजोअन्स का। या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। ऑटोट्रॉफ इसमें नहीं देखे जाते। तीसरा है दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, यानी एनिमल के सिस्टम में जाकर रहते हैं और इस तरीके से वो पैरासिटिज्म शो करते हैं।
यानी एनिमल के पर्टिकुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर रहते हैं। दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। ये एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर रहता है। टू एंटर द बॉडी ऑफ द होस्ट, दे may require vector or are entering the host directly. जैसे अमीबा है, ऐसे तो साफ फ्री लिविंग है ना, एक्वेटिक है, लेकिन हम बहुत खुश हुए हैं, नदी तालाब में स्टैग्नेंट वाटर में जाके नहाने चले गए। जैसे अभी कुछ दिन पहले केरला में केस हुआ था, और ये एक तरह से मतलब फैलने वाला बीमारी जैसा हो गया था, बहुत सारे लोगों को हुआ था। क्या कुछ उनका रिचुअल होता है जिसमें वो लोग नहाते हैं, है ना, तालाब में। जैसे हम लोग छठ पूजा में कैसे करते हैं, वैसे ही उनमें कुछ रिचुअल है जिसमें बच्चे लोग नहाते हैं। तो उस दौरान क्या हुआ, स्टैग्नेंट वाटर में एमीबा था, वो एमीबा किसी यंग चैप के ईयर पोर से एंटर किया, ब्रेन तक पहुंच गया, एंड ही डाइड ड्यू टू दैट। तो ऐसा भी होता है कि वो जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट तक डायरेक्टली पहुंच जाता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और जैसे आप प्लास्मोडियम के बारे में जानते हैं, मलेरियल पैरासाइट, उसे पहुंचाता है कौन, फीमेल एनोफिलिस, बाय द और ड्यूरिंग द ब्लड मील, जब वो मॉस्किटो बाइट होता है उस समय उस तक पहुंचता है। तो ये दोनों पर्पसेस उसके पास हैं, दोनों उसके पास मेथड्स हैं। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो थ्रू द वेक्टर एंटर करते हैं अपने होस्ट तक, और कुछ डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं अपने होस्ट तक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिप्रोडक्शन, some may do sexual reproduction as a compulsion. कंपल्सन यानी कंपल्सरी है, करेगा ही करेगा। जैसे मलेरियल पैरासाइट एग्जाम्पल, मलेरियल पैरासाइट, तो उसकी अलग कहानी है, इसका लाइफ साइकिल आपको मिलेगा 12th पढ़ने के लिए, जब हम लोग को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ना है वहां मिलेगा उसका टोटल लाइफ साइकिल। फिलहाल इतना जान ले कि वो अपने वेक्टर में जाके दूसरे होस्ट तक पहुंचने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लेता है। एसेक्सुअल फॉर्म जिस होस्ट में आया, जिस ह्यूमन बीइंग के अंदर वो है, उसी में कन्फाइन रह जाएगा, दूसरे तक नहीं जा पाता। दूसरे तक जाने के लिए उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर जाना पड़ता है, और वो जो गैमेट्स हैं वो मॉस्किटो तक पहुंचता है। मॉस्किटो उसे ब्लड मिल के दौरान सक करता है, और उसके बाद मॉस्किटो के बॉडी के अंदर यानी इंटेस्टाइन में जाके फर्टिलाइजेशन होता है। फिर गैमेट जो फ्यूज करेंगे उससे जाइगोट बनता है, तब जाके वो अलग से स्टेज में आता है, उसे साइजॉन स्टेज कहते हैं। साइजॉन स्टेज में आने के बाद फिर वो दूसरे ह्यूमन बीइंग तक फिर से मॉस्किटो बाइट के दौरान पहुंचता है। यानी इसे एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक जाने के लिए कंपल्सरीली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज उसी होस्ट पे उसे खुश रहना पड़ेगा। और यदि वो दूसरे में नहीं पहुंच पाया तो होस्ट मर गया, ये भी इसका पूरा कॉलोनी समाप्त हो जाएगा उसी के साथ। वो जिंदा रह सके उसका मतलब क्या कहते हैं,
उसका जनरेशन आगे बढ़े, इसलिए उसे दूसरे होस्ट की आवश्यकता होती है। तो फॉर दैट इट डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बहुतों में, ज्यादातर केस में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान देने की बात है कि मैलेरियल पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता जरूर है, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, और उसका मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स देखेंगे 12th में, वहां पे ये सारी चीजें आएंगी। क्योंकि आप देखे होंगे जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े, उसमें एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया है, पर 7 सिस्टम्स हैं। 11th के रेंज में हमें 7 सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने हैं। 8 सिस्टम जो है वो हम लोग को पढ़ना है 12th में, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि ये एक सिस्टम होने के साथ साथ थोड़ा इंटीग्रेशन भी खोजता है, यानी इसमें हार्मोन सिस्टम और स्ट्रक्चरल सिस्टम दोनों आ जाते हैं, और दोनों के इंटीग्रेशन से ये सिस्टम काम करता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स होने के कारण इसे अगले क्लास में भेज दिया गया, यहाँ जहां तक ये लगता है। अदरवाइज इसे 11th में ही रखता, पर ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग इसीलिए ये पोर्शन जो है रिप्रोडक्शन वाला वो अलग से पढ़ता है 12th। तो उसमें एक ओवरव्यू भी लेते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में कैसे हो रहा है, प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल में, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में कैसे होता है। और एक ओवरव्यू है ओवरऑल प्लांट्स में, ओवरऑल एनिमल्स में, ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो बात की बात ये हो गया asexual reproduction is also क्यों is the कर देना चाहिए, is the major mode of reproduction। इनका मेजर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड है। यहां तक नोट कीजिए, ऊपर का मिटा दे, हो गया। प्रोटोजोआंस की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले क्या किया गया था, प्रोटोजोआ को एनिमल के साथ रखा गया था, ये इमेजिन करके कि ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, सिंगल सेलुलर एनिमल्स। रीजन क्या है, बॉडी ही सिंगल सेलुलर है ना, इसलिए ये इमेजिन किया गया कि ये जो है प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। जैसे जो साइनोबैक्टीरिया है उसको इनिशियली प्लांट में रखा गया था। रीजन क्या था, फोटोसिंथेसिस इज द प्रॉपर्टी, बोनाफाइड प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिज्म प्लांट का निशानी है, इसलिए उन्हें प्लांट में रख दिया गया था। बाद में पता चला नहीं, ऐसा नहीं है। रीजन क्या है, सेल वॉल मटेरियल, सेल का ऑर्गेनाइजेशन साइनोबैक्टीरिया का बैक्टीरिया की तरफ है, प्लांट की तरफ नहीं है, इसलिए उन्हें प्लांट में से हटाकर बैक्टीरिया में शामिल किया गया। उसी तरह प्रोटोजोआंस को जब देखा गया, इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो और एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों में अंतर है। किसी भी प्रोटोजोआ का जो आउटर मोस्ट एरिया दिखेगा, आउटर मोस्ट बाउंड्री दिखेगा, लास्ट बाउंड्री, उसमें बाउंड्री है। एनिमल सेल्स में बाउंड्री के नाम पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और अंदर में साइटोस्केलेटन होता है, ये चीजें इसमें मिसिंग है। उसके बाद इसमें पेलिकल पाया जाता है, एनिमल सेल के किसी भी हिस्से में पेलिकल जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स की क्यों प्रोटोजोआ को एनिमल में से हटाया गया। बाद में तो और भी बहुत सारी चीजें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम वो फंडामेंटल बन गया, क्योंकि एनिमल सेल्स में, किसी भी एनिमल सेल में हिस्टोन्स पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि उसके क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज करता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यही कारण है उस बेसिस पे इसे एनिमल में से बाहर निकाल के प्रोटिस्टा में रखा गया। क्यों, क्योंकि सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स है ना, तो जाएंगे कहां, इसी में आएंगे, इसीलिए। ठीक है, नीचे का मिटा दें।
अब हम लोग को इसमें जानना है कुछ एग्जाम्पल्स और उनकी विशेषताएं। सबसे पहले सार्कोडाइना, इन्हें कहते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। एग्जाम्पल एमीबा प्रोटियस। बायोलॉजिकल नेम द अमीबा। They are free living, aquatic, but opportunist parasites of animals. एनिमल्स के अपॉर्चुनिस्ट मतलब मौका मिला पैरासिटाइज कर लिया, अदरवाइज हम तो ऐसे ही खुश हैं। पॉज कीजिए। बैठिए। फैन वैन ऑफ कर दीजिए। हाँ कर दीजिए। ओके। तीन एग्जांपल लेते हैं। एक जो अमीबा है, अमीबा प्रोटियस, जो कॉमनली हम जिसे अमीबा जानते हैं वो। दूसरा एंटामीबा है। एंटामीबा के दो स्पीसीज हैं, एक है हिस्टोलिटिका, दूसरा है जिंजीवैलिस। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये एनिमल के कोलोन का, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, कोलाइटिस कॉज करता है। और एंटामीबा जिंजीवैलिस ये जिंजीवा को, जिंजीवा यानी मसूड़ा, है ना, जिसपे दांत लगे हुए हैं, दैट एरिया। सो ये गम पैरासाइट है। ये दांत के रूट को इतना कमजोर कर देता है कि दांत गिर जाते हैं, और इससे जो डिजीज फैलता है उसे कहते हैं पायरिया। ठीक है, तो ये दो और ये दोनों तो पैरासिटिक हैं, ये फ्री लिविंग है, पर ये अपॉर्चुनिस्ट पैरासाइट है। कॉजेस कोलाइटिस इन ह्यूमन। तो कोलोन को, है ना, अटैक करना इसका काम है। और एंटामीबा जिंजीवैलिस कॉजेस पायरिया। कर दीजिए, ये फैन का लोड लेगा नहीं। पीछे चले गए।
तो एसी ऑफ कर दीजिए या आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, इतना जगह है। पोजिशन मत चेंज कीजिए, फैन एक चला दीजिए, पीछे वाला फैन चला कर रहिए, गर्मी लगेगी। अब बैठिए। तो ये है सार्कोडाइन्स। अब है फ्लैजिलेट्स, जिनके पास फ्लैजिला है, और इसके एग्जाम्पल में लिशमैनिया, डोनोवेनी, ये फैलाता है कालाजार, स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, काला आजार, कालाजार पढ़ते हैं इसको। जियार्डिया causes giardiasis। कालाजार तो जानते ही होंगे। कालाजार ये जो नॉर्थ बिहार है इंडिया का, मतलब हमारे बिहार का, वो इसका बहुत ही प्रोन एरिया है जहाँ पे ये डिजीज ज़्यादा फैलता है। रीज़न क्या है? वहाँ पे मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं, और उसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ पे नमी, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे तालाब हैं। इस वजह से क्या होता है, सॉइल में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, और ये जिस मक्खी के, मच्छर के काटने के वजह से फैलता है, उसे कहते हैं सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। बालू मक्खी कहते हैं पर है वो मच्छर, ठीक है। तो जहाँ कैटल शेड होता है वहाँ ज़्यादातर लोग जानवर रखते ही हैं। कैटल शेड जहाँ होता है यानी तबेला जिसे कहते हैं, तो कैटल शेड में तो डंग पास करता है एनिमल, है ना, यूरिनेट करता है, तो मॉइस्चर हमेशा बना रहता है, वो मॉइस्चर इसके लिए सुटेबल है। अब जो लोग, है ना, पक्के मकान में नहीं रहते, मिट्टी के मकान में रहते हैं, जमीन पर सोते हैं, उसे बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई बड़े आसानी से काट सकती है। रीजन क्या है कि ये ऐसा मॉस्किटो है जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स में नहीं जा पाता। इसका जो फ्लाइंग कैपेसिटी है बहुत लो लाइंग एरिया में फ्लाई करता है, यानी कि ये ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता। तो जो लोग नीचे वाले खाट में सोते हैं या जमीन पे सोते हैं, वो इनके लिए बड़े आसान टारगेट हो जाते हैं, उसे बड़े आसानी से काट लेता है। लेकिन जो साफ सुथरे जगह पे, है ना, ऊंचे पलंग पे सोते हैं, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में रहते हैं, ये वहां तक पहुंचता ही नहीं है, इसलिए वहां पे इनका अटैक मिनिमम होता है। इसीलिए कहा जाता है जो गरीब लोग हैं उन्हें ही ज्यादातर करके कालाजार होता है, क्योंकि वो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर वाले एरिया में ज्यादा रहते हैं, ठीक है, और नमी अधिक है, वो उसके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट है, तो दिस इज फेवरिंग देम। एनीवे, तो इसमें होता क्या है कालाजार में, ये लीवर को और स्प्लीन को अटैक करता है। स्प्लीन एक ऑर्गन है, लिवर के ऑपोजिट साइड में रहता है, और आप जानते होंगे ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज है, तो उसी ऑर्गन की बात हो रही है। दूसरा, स्प्लीन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। मतलब है क्या कि इसमें से लिम्फ होके फ्लो करता है, लिम्फ नोड्स ढेर सारे इसमें होते हैं, ये सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर है, और जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अंदर ऐसे फॉरेन एलिमेंट्स घुस गए, वो जब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैलते हुए, बहते हुए इधर से गुजरते हैं, तो उन्हें ट्रैप कर लिया जाता है, और ट्रैप करके हमारे इम्यून सेल्स को ट्रेनिंग दिया जाता है कि देखो ये फॉरेन पैथोजन है, इसके अगेंस्ट हमें फाइट करना है। तो हमारे लिम्फोसाइट्स उसके अगेंस्ट में ट्रेंड होते हैं, और उसके बाद जहां पे भी ये पैथोजन मिलते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। तो ये स्प्लीन वैसा ऑर्गन है, तो स्प्लीन को और लीवर को ये स्वेल कराता है। लीवर इतना स्वेल कर जाता है, इतना स्वेल कर जाता है कि पूरे एब्डोमेन तक में लीवर फैल जाता है,
ये रॉक सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। उसके वजह से लिवर अगर नहीं ठीक से काम करे तो जितना चीज सोच सकते हैं सारी चीजें होंगी। बाइल प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, है ना, हीमोग्लोबिन काउंट गिर जाएगा, और क्या होगा, बॉडी ब्लैकिश होने लगता है इस कारण से। और इन्हें चूंकि हीमोग्लोबिन काउंट घट रहा है तो एनीमिया होगा। इस वजह से बॉडी बहुत वीक हो जाता है, पेट फूल जाता है, यही इसकी निशानी है। फीवर हल्का रहता है और इसीलिए इसे काला अजार कहते हैं। ठीक है, इसमें सर्वाइवल पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये प्रोटोजोआ ऐसे जगह पे जाके बैठा हुआ रहता है लिवर सेल्स के अंदर, है ना, स्प्लीन सेल्स के अंदर, तो वहां तक हमारे इम्यून सेल्स नहीं पहुंचते। सेल के बाहरी एरिया का ना प्रोटेक्शन करेगा हमारा इम्यून सेल्स, सेल के अंदर तो नहीं जाएगा। इसलिए ये छिपा हुआ रहता था और वन बाय वन बहुत सारे सेल्स को डैमेज करते करते अंत पेशेंट्स यूज्ड टू कोलैप्स। पेशेंट इससे सरवाइव नहीं कर पाते थे। तो ये बहुत बड़ा एपिडेमिक था। अब जो है बहुत सारे मेडिसिन इसके अगेंस्ट में अब डेवलप किए गए हैं। तो कहने का मतलब है लिस्टेरिया नोनोवानी बहुत बड़ा एक हमारे लिए सरदर्द था ईस्टर्न जोन का। नाउ जियार्डिया जब भी बाढ़ खत्म होता है तो होने के बाद गैस्ट्राइटिस होता है, लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। गैस्ट्रिक यानी स्टमक का प्रॉब्लम होता है, हाइपर एसिडिटी हो जाएगा, इंडाइजेशन होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा। दिस ऑल आर कॉज ड्यू टू दिस जियार्डिया। सो प्रोटोजोअल डिसेंट्री में जियार्डिया का जवाब नहीं। तो डिसेंट्री एक ऐसा कंडीशन है जिसमें फिकल डिस्चार्ज वाटरी होता है, यानी हम जो डिफिकेट करते हैं उसमें वाटर कंटेंट अगर ज्यादा हो जाए उसी कंडीशन को हम लोग डायरिया कहते हैं। तो आप सोचिए जिसका फिकल कंटेंट से वाटर पास हो रहा है ज्यादा करके, उसकी हालत क्या होगी, डिहाइड्रेट हो जाएगा ना। अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, वाटर बॉडी में घटता जा रहा है, तो जीएफआर क्या होगा, फॉल करेगा। उस समय क्या होगा, किडनी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करने का कोशिश करेगा, धीरे धीरे किडनी पे प्रेशर बढ़ता है, और अगर सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो तो वो कोलैप्स भी कर सकता है। तो डायरिया इसीलिए डेंजरस हो जाता है ना। तो प्रोटोजोअल डिसेंट्री में जियार्डिया अव्वल दर्जे पे आता है, राइट। तो इस तरीके इस डिजीज को हम लोग जियार्डियासिस कहते हैं। जियार्डियासिस क्या है, प्रोटोजोअल डिसेंट्री। ट्रिपेनोसोमा causes ट्रिपेनोसोमियासिस, और इस डिजीज को कहा जाता है ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। ये मत सोचिएगा कि जो लोग ज्यादा सोते हैं उन्हें स्लीपिंग सिकनेस हो गया, वो बात नहीं है। ये प्रोटोजोआ जब बॉडी में एंटर करता है थ्रू ब्लड, तो सर्कुलेशन में आते 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 फाइनली जाके जब ब्रेन में लॉज होता है, यानी ब्लड वेसल जो ब्रेन तक पहुंच रहे हैं वहां जब पहुंचता है, तो ये वहां के ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करने लगता है, जिस वजह से क्या होता है, ब्रेन में आगे के हिस्सों तक जहां तक है उसके आगे जहां पर ये आके है ना क्लॉग कर गया, वहां से आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाने के कारण ब्रेन सेल्स धीरे धीरे स्लो डाउन होते होते मरने लगते हैं, जिस वजह से क्या होता है, स्लीपीनेस बढ़ता है, धीरे धीरे पेशेंट जो है कोमा में स्लिप कर जाता है और फाइनली ही डाइज बिकॉज ऑफ इट। तो ट्रिपेनोसोमियासिस के इसके ट्रिपेनोसोमा के कई स्पीसीज हैं, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी एटसेट्रा। ये ज्यादातर आपके अफ्रीका, ब्राजील, इन सारे अमेरिका के कुछ हिस्सों में, है ना, वहां ये पाए जाते हैं, और ये फैलते हैं अगेन बाय ए मॉस्किटो बाइट, और वो मॉस्किटो है सीसी फ्लाई।
एक काम करते हैं, यहाँ आपको बता दें, लिस्टमैनिया डोनोवेनी, इसका तो देख रहे हैं ये क्या फैलाता है, कॉजेस कालाजार। तो ये तो पैरासाइट हो गया, ये खुद पैरासाइट हो गया। अब इसका एक वेक्टर है, इट्स वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या हो गया, जो फैलाएगा एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, जो इस पैरासाइट को ले जाएगा, वो वेक्टर है। इट्स वेक्टर इज ए मॉस्किटो कॉल्ड, कालाजार है ना, कॉल्ड सैंड फ्लाई, याद रखिए, ठीक है। जियार्डिया ये कैसे फैलता है, इट इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर। साफ पानी अगर नहीं पिए तो जियार्डियासिस होने की पूरी संभावना, ठीक है। इसीलिए बरसात के दिन में इसका अटैक बहुत ज्यादा होता है। ट्रिपेनोसोमा ये फैलाता है, ट्रिपेनोसोमियासिस, और इसका जो वेक्टर है, इसका वेक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा। इट्स वेक्टर इज सीसी फ्लाई, ए मॉस्किटो। इधर हो चुका, एमियो वाला सार्कोडाइना हो गया। सिलिएट्स यानी सीलिया वाले प्रोटोजोआ, इसके एग्जाम्पल में पैरामीशियम। कुछ खास नहीं है, ये फ्री लिविंग है, इट इज अ फ्री लिविंग प्रोटोजोआ with two nuclei. One is small, another is large nucleus, ठीक है। और जो स्मॉल न्यूक्लियस है उसके लिए एक नाम है, स्मॉल न्यूक्लियस, इसे हम लोग नाम देते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। और ये जो बड़ा वाला है इसे नाम देते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है इसका काम होता है रिप्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करना, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन, इसको ये कोऑर्डिनेट करता है। इट कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, और इसका काम है इट कंट्रोल्स न्यूट्रिशन, मूवमेंट, ग्रोथ,
etc. The vegetative activities, यानी बॉडी रिलेटेड, इसीलिए इसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस और उसे जेनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और देखिए खास बात, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है तो बाइनरी फिजन, ठीक है, लेकिन ये बाइनरी फिजन एक एक्सिस के तहत ही होते हैं। जैसे एमीबा है, एमीबा में भी बाइनरी फिजन होता है ना, पर उस बाइनरी फिजन के लिए कोई एक्सिस स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी एक्सिस पे ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है, पर इसके लिए कंपल्सन है कि ये पर्टिकुलर एक्सिस पे ही अपने आप को डिवाइड करेगा। रीजन क्या है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, इसे अगर दो हिस्से में बांटना है तो अगर ऐसे बांटे तो भी चलेगा, ऐसे बांटे तो भी चलेगा, लेकिन रिजल्ट देखिए, क्या दोनों हिस्से में बराबर बराबर स्ट्रक्चर्स पड़ेंगे? अगर हम ऐसे बांटेंगे तो एक तरफ क्या जाएगा? टॉर्सो, और एक तरफ आएगा बस्ट, यानी धड़ का हिस्सा अलग, पैर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो ये बराबर बटा नहीं, हालांकि दो हिस्से में बटा, बराबर नहीं हुआ। ठीक है, ऑब्लिकली बांटिए तो भी होगा नहीं पूरा, है ना। तो अगर इसी एक्सिस पे इस ह्यूमन बीइंग को बांटेंगे, यानी डिवाइडिंग एक्सिस अगर ये रखेंगे, तभी दोनों तरफ बराबर बराबर जस्टिस होगी, अदरवाइज पार्ट्स दोनों तरफ सिमिलर नहीं होंगे। उसी तरह अब मान लीजिए यही स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का, तो एक बड़ा न्यूक्लियस इस साइड में, छोटा न्यूक्लियस इस साइड, ठीक है। अब अगर ये एक्सिस स्पेसिफिक नहीं हो, ऐसे डिवाइड कर जाए, तो डिवाइड करने के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे, एक पैरामीशियम को बड़ा वाला न्यूक्लियस, दूसरे को छोटा वाला मिलेगा। तो बड़ा वाला न्यूक्लियस जिसके पास मिला, वेजिटेटिव एक्टिविटी तो कंट्रोल हो जाएगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो वो लॉस हो जाएगा। और दूसरा, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, पर ग्रोथ कैसे करेगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो उसके पास है नहीं, इसलिए ये भी लॉस हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए दोनों हिस्से को बराबर रखने के लिए दोनों न्यूक्लियस पहले डिवाइड करते हैं, और उसके बाद ये बीचों बीच इसी एक्सिस के तहत दो हिस्से में बढ़ता है। इसलिए इसका बाइनरी फिजन एक सिग्निफिकेंस रखता है, ये एक्सिस स्पेसिफिक बाइनरी फिजन करता है। तो इस मामले में सिलिएट प्रोटोजोअन्स ज्यादा एडवांसमेंट शो करता है, जिसमें जितना कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो उतना एडवांस्ड है। तो दिस इज व्हाई वी यूज्ड टू कंसीडर the ciliates as more advanced parasite protozoans than the others. This is one of the reasons. ठीक है, इधर मिटाएं। क्या क्या हो गया? सार्कोडाइन हो गया, फ्लैजिलेट, सिलिएट। नाउ द स्पोरोजोन्स। इन्हें स्पोरोजोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ना स्पोर बनाते हैं, ठीक है, अपने आप को स्प्रेड करने के लिए ये स्पोर बनाते हैं। दिस ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स are called sporozoans because they form spores. They have no locomotory ऑर्गन होगा कि स्ट्रक्चर होगा? स्ट्रक्चर होगा। दे हैव नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम, इसके कई स्पीसीज हैं। इट हैज
quite a few species of concern. As for example, Plasmodium vivax. देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं, रीजन है बायोलॉजिकल नेम है प्लास्मोडियम ओवेल, प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लास्मोडियम मैलेरी एटसेट्रा। इसमें प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम जो है ये डेडलीस्ट है। और प्लास्मोडियम इसकी खासियत, इट कॉजेस मलेरिया। और इसको एक वेक्टर तो चाहिए, है ना, मूव कैसे करेगा? इट हैज ए मॉस्किटो वेक्टर फीमेल एनाफिलिस। This is how the protozoa is. किंगडम प्लांट तो हो ही चुका है, किंगडम मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। हम लोग इन करते हैं फंजाई में। यहाँ तक कोई डाउट? एनसीईआरटी बुक से क्या अलग मिला? कोई नया चीज जाने? इसमें बोले कोई नहीं। कुछ होस्ट, कुछ मोड्स, है ना, कुछ डिजीजेस, ये हम लोग नया जाने। ओके, मिटा दे ऊपर, हो गया। स्पोरोजोआ हो गया।
किंगडम फंजाई, जनरल प्रॉपर्टीज। देखिए, किसी भी किंगडम को शुरू करने के साथ ही हम लोग उसके जनरल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। रीजन क्या है, हम पहचानेंगे कैसे, याद कीजिए सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, है ना, ये पहला एंड फॉरमोस्ट हो जाता है। हम पहचानेंगे कैसे कि दिया गया ऑर्गेनिज्म फंजाई में जाएगा, है ना, या दिया गया ऑर्गेनिज्म जो है वो क्राइसोफाइटा में जाएगा। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रॉपर्टीज यू विल प्लेस देम इनटू द पर्टिकुलर किंगडम। क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जब हम लोग फॉलो करते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि अर्थ पे हमारे पास 5 तरह के ही ऑर्गेनिज्म है। या तो वो मोनेरा यानी बैक्टीरिया होगा, या होंगे कैसे, प्रोटिस्टेंस होंगे, या फिर फंजाई होंगे, या फिर प्लांट होंगे, या एनिमल। ये 5 मेजर ग्रुप है ऑर्गेनिज्म के। पांचों में से किसी एक में तो रखना होगा। तो हम उनके अगर जनरल फीचर्स को नहीं समझेंगे तो हम कैसे किसी पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस करेंगे। इसीलिए हम लोग इनका शुरुआत करते हैं इसके जनरल प्रॉपर्टीज से। जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए बैक्टीरिया का कि वो मोनेरा में आएगा। प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसलिए आंख मूंद के उसे हम किसमें शामिल कर देंगे, मोनेरा में। कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जो है दूसरे में पर मोनेरा नहीं है और वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। उसी तरह अगर यूकैरियोटिक मिला, अब देखिए आपके पास अगर हम एक एनिमल सेल आरबीसी निकाल के रख दें और आपके पास एक प्रोटिस्टेंट सेल लाके रख दें, तो दोनों के बीच में कैसे एनिमल अंतर कीजिएगा। आरबीसी में तो न्यूक्लियस है नहीं, तो फिर हमें क्या कंपेयर करने के लिए मिलेगा, उसमें बॉडी है ही नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं है। तो आफ्टर ऑल किस बेसिस पे उसको कहिएगा ये एनिमल सेल है, ये प्रोटिस्टा में नहीं आएगा, दोनों तो सिंगल सिंगल सेल है। तब तो ये एनिमल है नहीं, एनिमल सेल है नहीं, तब इसे किसमें शामिल कीजिएगा, तब तो आरबीसी को कर दीजिएगा कि ये तो प्रोटोजोआ, ये क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है। क्यों प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, हाँ तो यही बोलना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है विदाउट एनी सेल वॉल, इसलिए वो एनिमल सेल है, ठीक है। तो ये चीजें इंटेलिजेंट क्वेश्चंस है और इसी तरह का इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आपको नीट में भी मिलेगा, ठीक है। तो थॉट प्रोवोकिंग है, थोड़ा सोचेंगे हम लोग, बिना सोचे समझे कभी जवाब नहीं देंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, ये सोचने का प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए जनरल प्रॉपर्टीज में पहला, दे आर multicellular organisms and are the first kind of organism on earth having multicellular structure। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि मल्टीसेलुलर बने। इनके पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा सब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये पहला है। दूसरा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन is said to be of loose tissue type।
टिश्यू लेवल पे आया नहीं है, पर लूज टिश्यू टाइप स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मल्टीसेलुलर होने के साथ साथ सेल्स में एक लेवल ऑफ कोऑपरेशन दिखाई पड़ता है। The cells divide to increase number, but their nucleus, ये ध्यान दीजिएगा, faithfully divides, but the cell wall don't form a cell plate between the cells or incompletely form between the cells। इनकी स्थिति क्या होती है, मल्टीप्लाई तो करेंगे, न्यूक्लियस जरूर डिवाइड करेगा, लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन क्या होता है, सेल डिवीजन के बाद दो सेल को एक दूसरे से अलग भी तो करना होगा ना, तो कैसे अलग होगा, दोनों के बीच में बाउंड्री खड़ा होगा। भाई बंटवारा हुआ जायदाद का, तो जब तक दीवार नहीं खड़ा करेंगे कैसे पता चलेगा कि कहां से कहां तक किसका बाउंड्री है, ओवरलैपिंग होगा ना। तो उस ओवरलैपिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं, बीच में बाउंड्री मार देते हैं, चलिए भाई यहां से यहां तक का हिस्सा आपका, यहां से यहां तक का हिस्सा इनका, ठीक है ना। तो उसी तरीके से सेल भी जब डिवाइड करता है तो बीच में बाउंड्री पड़ता है ना, जिसे हम लोग सेल प्लेट या सेल वॉल या जो भी जिस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करना चाहें वैसा होगा। इसमें वैसा कुछ होता ही नहीं है, न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है, सेल वॉल बीच में या तो बन ही नहीं रहे या बीच में थोड़ा सा बन के रुक जाता है, ठीक है। यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एसटीआर मतलब स्ट्रक्चर, अब तो समझ गए होंगे। जिसमें खास बात क्या होती है कि यदि सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ दो सेल को एक दूसरे से अलग करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में इसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसे कहेंगे एसेप्टेड स्ट्रक्चर। और यदि इनकम्प्लीटली फॉर्म, कंप्लीट तो होता ही नहीं, अगर थोड़ा इनिशिएट किया उसके बाद रुक गया तो उसे कहते हैं सेप्टेड। यूजुअली क्या होता था, कंफ्यूजन होता था, सेप्टेड मतलब पूरी पूरी तरह से सेपरेट हो गया, ये सेप्टेड मतलब कुछ भी नहीं हुआ, पर ऐसी बात नहीं है। ए सेप्टेड वाले में कुछ भी नहीं होगा, सेप्टेड वाले में थोड़ा सा डेवलप करेगा उसके बाद वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। इस तरह का बॉडी वॉल, बॉडी फॉर्मेशन इनका होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं मल्टी सेलुलर होने के बाद दिखाई कैसे पड़ेंगे, राइट।
this kind of body formation of the fungi is called mycelium. Sorry, not mycelium, hypha. है ना, ये हाइफा कहलाएगा। अब हाइफा का जब नेटवर्क बनेगा वो कहलाएगा माइसेलियम, और ऐसे ऐसे बहुत सारे माइसेलियम मिलकर फंगल कॉलोनीज बन जाएंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सच देखिए, हाइफा का प्लूरल हाइफी, द कलेक्शन ऑफ सच hyphae is called mycelium। इस तरह का फॉर्मेशन माइसेलियम कहलाएगा। सो द फंगल हाइफा may be septate or aseptate। फंगस का जो हाइफा होगा या तो वो सेप्टेट हो सकता है या एसेप्टेट। सेप्टेट जब होगा तो उसमें इनकम्प्लीट सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा, और अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सेल वॉल ऑफ फंजाई, present made of fungal cellulose chitin is a polysaccharide। तो काइटिन को जो फंगस के सेल वॉल में पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं फंगल सेल्यूलोज। ठीक है, प्लांट की तरह प्लांट का जो सेल्यूलोज है उसी तरह के इसमें है ना बॉन्ड्स पाए जाते हैं। उस सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए इसे हम लोग फंगल सेल्यूलोज कहते हैं। दे आर ये सीरियल नंबर क्या हो जाएगा 4। सिंगल सेलुलर ऑल्सो एग्जाम्पल ईस्ट। ये अकेला ग्रुप ऑफ फंजाई है जो कि सिंगल सेलुलर होता है, अदरवाइज सभी के सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और ईस्ट का बहुत सारा इंपॉर्टेंस भी आपको दिखाई देगा। बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो बेकर ईस्ट है उसके वजह से चलती है।
मिटा दे पूरा नीचे का। नंबर 5, the multicellular fungi are multinucleated, called choanocytic structure. याद रखिए, एनिमल सेल मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है तो उसके लिए एक टर्म है, एग्जाम्पल दे देते हैं। मसल सेल मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, हम पढ़ाएं, उसे एक टर्म दिया गया था, याद कीजिए तो। सिंसाइटियम, याद आया? तो एनिमल सेल्स अगर मल्टीसेलुलर होते हैं उन्हें सिंसाइटियम कहा जाता है, फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं उन्हें कोएनोसाइटिक कहा जाता है। ठीक है, नंबर 6, ये सेप्टेट और सेप्टेट फंजाई के फिलामेंट, फिलामेंट तो नहीं, हाइफा,
तो सिंगल यूनिट है, वो कैसे दिखाई देंगे? दिस इज हाउ दे यूज्ड टू बी लुक्ड अप। ठीक है, यहीं तक रखें, अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। पॉज कीजिए।